यह अगला जो वीडियो है इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्वेश्चन हुआ, या इसी क्वेश्चन का और भी टाइप है। जैसे पूछता है कि गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करें, या अवतल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करें, या अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी पूछता है। और सारा भी टाइप है। एक यही क्वेश्चन जिसको बोलते हैं F बराबर r/2 सिद्ध करना, इसी क्वेश्चन का बहुत सारा टाइप होता है, किसी भी टाइप से पूछ सकता है। हर साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम इसमें क्या किए हैं, अवतल दर्पण पे F बराबर r/2 सिद्ध करने जा रहे हैं। ए अवतल दर्पण है, PC क्या है, मुख अक्ष, और मुख अक्ष के समांतर एक किरण को हम क्या किए हैं, आपतित किए हैं AB, जो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के F बिंदु से गुजरता है। और जो CB खींचे हैं ये क्या है, लंब है, कोण I कोण R। CB जो है वो लंब है। यहाँ पे लिखा गया है PC यहाँ से यहाँ तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी R बोलते हैं, और P से F तक के दूरी को छोटा f यानी कि फोकस दूरी बोलते हैं। जितना भी कोई भी दर्पण लेंगे, अगर अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो उसमें उसका भूमिका लिखना पड़ता है। पहले उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो चित्र जो बनाए हैं उस चित्र के अनुसार हम लिखे हैं कि P ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है। जो हम लिए हैं P ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है। जो चित्र में बनाएंगे उसी को यहाँ पे लिखना है, इसको याद नहीं करना है। P ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है जिसमें AB किरण, सॉरी 2 बार किरण लिखा गया। P ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है जिसमें AB किरण मुख अक्ष PC के समांतर है। ये AB क्या है, मुख अक्ष PC के समांतर है। जो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के F यानी फोकस से होकर जाती है। इतना बात सिर्फ लिख देना है। जो पिक्चर में बनाए हैं, जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है हमको, उसी बात को हम लिखे हैं, इसको याद नहीं करना है। जो चीज़ हमको दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या किए हैं, पिक्चर से लिख दिए हैं सब। इसके बाद में क्या करना है, अब स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन प्रमाण से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक किरण आपतित हुआ या क्या हुआ, परावर्तित हुआ। तो अगर अब परावर्तन का नियम देखें तो परावर्तन के नियम से इस किरण को आने से जाने तक में परावर्तन के नियम देखा जाए तो ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन के नियम से पिछले वीडियो में बनाए हैं, परावर्तन के नियम से दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब है कोण ABC बराबर कोण CBF। कोण CBF जो कोण होता है, जो कोण है उसको बीच में नाम रखना पड़ता है। ABC लिखे हैं, इसका मतलब है बीच में B है, तो यही दर्शाता है कि इसी कोण के बारे में चर्चा चल रहा है, ABC यानी E वाला कोण। फिर कोण CBF यानी कोण A वाला, और ये दोनों आपस में बराबर हुआ। 1 नंबर समीकरण इसको बोल देंगे। अब बराबर किस कारण हुआ है, तो परावर्तन के नियम से। ये जो बराबर हुआ है परावर्तन के नियम से क्या हुआ है, बराबर हुआ है। फिर आगे क्या करेंगे, एक चीज हम जानते हैं कि A लाइन और A लाइन यानी मुख अक्ष और AB आपस में क्या है, समांतर है। सो यहाँ पे लिखा गया है दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो जब दोनों आपस में समांतर है तो ये अगला क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं है तो इसका ही वीडियो ठो बनाने वाले हैं, बना के डाल देते हैं। तो जो तिर्यक रेखा है वो तिर्यक रेखा खींचने के बाद जब कोई 2 समांतर रेखा हो, वहाँ पे बीच में एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो इसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब है ई वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ई वाला, और आगे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे है
कि ए कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला लाइन और ए लाइन दोनों का दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, और जब दो लाइन समांतर हो तो तिर्यक रेखा जब काटता है उसको तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी हो गया कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर इसके बराबर इसमें ई हो रहा है, यानी बी सी एफ दूसरा नंबर समीकरण। ई किस रूल से हुआ? तो ये हुआ एकांतर कोण के रूल से। एकांतर कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो गया एकांतर कोण से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये कोण इसके बराबर था, ई वाला कोण इसके बराबर था, हम बोल दिए ए कोण इसके बराबर है, ए कोण इसके बराबर भी था, यही कोण इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए बी सी बराबर सी बी एफ, यानी ए बी सी इसके बराबर और फिर ए बी सी इसके बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ समीकरण 1 तथा 2 से मिला हुआ है। ये दोनों के बराबर है, इसके दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो अब इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, किसमें? बी सी एफ में, ये त्रिभुज में ये दोनों कोण जब आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब फिर उसी त्रिभुज में दो भुजा भी आपस में बराबर होता है, तो कौन सा भुजा होता है? देखो, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो दो भुजा भी उसका बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, उसी कोण के सामने वाले दोनों कोण जो बराबर हो रहा है, उसी कोण के सामने वाले भुजा बराबर होता है। यानी ई कोण के सामने का भुजा ई है और इस कोण के सामने का भुजा ई है, तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए पहले लिखते हैं ये दोनों कोण बराबर, इस त्रिभुज में दोनों कोण बराबर, तो लिख देंगे चूंकि इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी कारण से समद्विबाहु त्रिभुज, किस कारण से? दो कोण इसमें बराबर है, इसीलिए। जब दो कोण बराबर तभी बताएं दो भुजा भी बराबर। कौन होता है? कोण के सामने वाला, यानी बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ, ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं थर्ड नंबर इक्वेशन। अब एक चीज यहां पे समझना है थोड़ा कि अगर ए रूल जब प्रकाश यहां से आता है तो परावर्तन के बाद एफ से जाएगा, अगर प्रकाश को यहां से लाते हैं तभी तो परावर्तन के बाद एफ से जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी तो मुख अक्ष से समानांतर हो रहा है। अगर यहाँ से प्रकाश आए तब भी जाएगा एफ से, क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर हो रहा है। यहाँ से आए तब भी जाएगा एफ से। अब एक चीज़ समझना है कि अगर हम बी को यहाँ तक ला दे, बिल्कुल पी एफ के पास में यहाँ पे ला दे, बी को इस लाइन को खींच के हम यहाँ पे ला दे, तब जब प्रकाश आएगा परावर्तन होगा तभी तो एफ से जाएगा। तो उस समय में क्या होगा? जब बी को यहाँ पे लाएंगे तो जब प्रकाश ऐसे आएगा, इस प्रकार से परावर्तन के बाद यहाँ से लगभग जाएगा, लगभग यहाँ से सट के, तो पी एफ का दूरी अब बी एफ का दूरी लगभग में बराबर होगा। तो पहले हम लिखेंगे बी यदि पी के पास हो तो, बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल पास में, तो बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अब फिर क्या करना है हमको? अब तो हमको मिल गया पी एफ बराबर बी एफ। अब पहले से हमको क्या मिला है? बी एफ बराबर क्या मिला है? सी एफ।
तो हो गया अब 3 नंबर 4 नंबर, बी एफ बराबर सी एफ, अब एफ ए बराबर पी एफ, तो हो गया सी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पे देखिए अब सी एफ बराबर पी एफ हो गया, सी एफ बराबर पी एफ, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, पी एफ बराबर सी एफ है तो हम इसको लिख सकते हैं पी सी। 1 मिनट, अगर पी एफ सी एफ के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि पी सी का आधा होगा सी एफ या पी एफ। जब पी सी का पी एफ और सी एफ बराबर है तो पी सी का आधा पी एफ या सी एफ होगा, इसलिए लिख रहे हैं पी सी बराबर पी एफ बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर पी सी बटा 2। क्यों? पी एफ जो होगा वो पी सी का आधा होगा, कि दोनों आपस में बराबर है। तो पी एफ को यहाँ पे हम मान के रखे हैं पहले से ही, पी एफ बराबर छोटा एफ और पी सी बराबर बड़ा r/2। ये हुआ आपका प्रूव्ड। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, 2 बार 3 बार में इसको समझ लेना है। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा भी चला सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सी एफ और पी एफ आपस में बराबर है दोनों। तो जब दोनों बराबर है आपस में तो हम पी सी का आधा इसको नहीं बोल सकते हैं, यानी पी एफ अगर हमको निकालना है तो पी सी का क्या करना होगा, आधा करना होगा। प्रूव्ड हो चुका।